हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। दो ध्रुवीयता का अंत वाला मैं चैप्टर आपका करवा रहा था बच्चों। उसके अंदर हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक बच गया था वो था संघर्ष और तनाव। ये एक टॉपिक बच गया है इस चैप्टर का, ये आज आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। तो हाँ, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था तो क्योंकि शॉक थेरेपी के बारे में बताया था, किस प्रकार से जो शॉक थेरेपी के बारे में मैंने आपको आघात के बारे में एक बार मैं पूरे चैप्टर को मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाए। देखो, सोवियत प्रणाली के बारे में बताया मैंने। दो ध्रुवीयता के अंत के अंदर सबसे पहले मैंने भाई किस प्रकार से दो ध्रुवीयता यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके अंदर विश्व के अंदर दो गुट बन गए थे, यानी कि एक पूंजीवादी गुट, एक साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट के अंदर तो बच्चों आपको पता होगा कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और साम्यवाद को कौन कर रहा था? सोवियत संघ, जिसे आप वर्तमान में रशिया भी कह सकते हो, रूस भी कह सकते हो। तो सोवियत संघ उसको सपोर्ट कर रहा था। तो उसके बाद बच्चों विश्व के अंदर इन दोनों राष्ट्रों ने अपने अलग अलग दो संगठन बना लिए। उस एक ने नाटो बना लिया अमेरिका ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से, और रशिया ने अपना बना लिया कौन सा? वर्सा पैक्ट, यानी कि सोवियत संघ ने अपना वर्सा पैक्ट। और पूरे विश्व के अंदर एक तनाव का माहौल पैदा हो गया, यानी पूरे विश्व के अंदर एक तनाव की सिचुएशन क्रिएट हो गई। आफ्टर दैट, उसके बाद विश्व के अंदर यानी कि एक शीत युद्ध का दौर चल गया, और शीत युद्ध का दौर उसमें सोवियत प्रणाली, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, जो रूस ने 1917 की साम्यवादी क्रांति को अस्तित्व के बाद के अंदर ये प्रणाली आई। उसके बाद थी मिखाइल की जो नीति थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अफगानिस्तान संघर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो आप देख सकते हो, जाकर अपनी पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने गोर्बाचोव की जो यानी कि मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीति थी सोवियत संघ के विघटन के लिए किस प्रकार जिम्मेदार रही, यानी कि वो बताया कि सारी जो नीतियां थी उसकी जिम्मेदार रही। फिर विघटन क्यों हुआ उसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी भाई, पिछड़ेपन यानी कि जो आंतरिक जो तनाव था, कंट्रोवर्सी थी देश के बीच के अंदर, वो ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके कारण कंट्रोवर्सी हो गई। और फिर उसने मिखाइल ने जो सुधारों की जो नीति अपनाई थी, सुधारों की नीति अपनाई थी। फिर मैंने बताया था कि सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम, यानी कि 18 मार्च 1985 से लेकर और 25 दिसंबर 1991 तक की जो विघटन की जो परिणति थी उसके बारे में बताया था। विघटन की परिणतियों के परिणाम बताए मैंने, क्या क्या थे विघटन की परिणतियाँ, किस कारण रही। फिर उसके बाद मैंने आपको साम्यवाद शासन के अंदर, यानी कि साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के अंदर सत्तावादी समाजवादी जो गठबंधन था उसके बारे में बताया। फिर जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर शॉक थेरेपी के बारे में बताया कि आघात, यानी कि 1990 में शॉक थेरेपी जिस जनता ने अमूमन शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है, तहस नहस होना, आघात होना, उसके नाम से जानी जाती है। आज का जो अब मैं टॉपिक है वो है संघर्ष तनाव। पहले मैं इसको एक्सप्लेन बता देता हूँ, फिर उसके बारे में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन भी करता चला जाऊँगा। पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश देश, पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों ने बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ा दी है, और इससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। रूस के दो गणराज्य चेचनिया और जो उससे अलग हुए थे, चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को जो रूस की कैपिटल थी, रूस ने चेचनिया, मास्को ने चेचनिया विद्रोहियों से निपटने के लिए तरीके अपनाए, और उसने गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, और उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ नहीं दबाई गई। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक, यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, और उसके बाद पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चलते गए। सांप्रदायिक संघर्ष क्या होते हैं बच्चों? सांप्रदायिक संघर्ष वो होते हैं यानी कि एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म को, मतलब कि भड़काना, एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म को अगेंस्ट करना, तो ये सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं।
तो ये सांप्रदायिक संघर्षों से अजबेकिस्तान का एक प्रांत नागोर्नोकाराबाख में यहाँ पर स्थानीय अर्मेनियाई लोगों ने अलग होकर आर्मेनिया को अलग करने की चाह। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ा गया। यूक्रेन, कजाकिस्तान और जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन शुरू हो गए। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़ उठे, आपस में लड़ उठे। इसी चीज इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया और आम नागरिकों का जीवन दुर्भर हो गया, यानी कि कठिन हो गया। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम, जिसे हम कहते हैं, संसाधन का विशाल भंडार था और इससे गणराज्य की आर्थिक लाभ हुआ। लेकिन इसी कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों को लेकर तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा को उखाड़ फेंकना चाहता था। यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा हुआ एक पश्चिमी एशिया का नज़दीक क्षेत्र था। 11 सितंबर 2001 के अंदर, आपको याद होगा, 9/11 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था और उसके लिए उसने ये हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी गणराज्यों के लिए भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान यह विमानों को उड़ाने की भी अनुमति दी गई। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश नीति का एक परिणति मानता था और खनिज तेल भंडारों की संपदा को वह खुद उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। तो ये इसकी परिणति थी। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण दो भागों में बंट गया। चेक और स्लोवाकिया नाम के दो देश थे, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया व स्लोवाकिया व क्रोएशिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यूगोस्लाविया में बमबारी हुई और जातीय संघर्ष से गृह युद्ध को रूप ले लिया। अब ये तो था संघर्ष और तनाव का दौर। अब दूसरा आता है कि पूर्वी साम्यवादी देश और भारत। पूर्वी साम्यवादी देश और भारत, इसकी क्या मतलब कि क्या वो परिघटनाएं रही। देखो, भारत ने साम्यवाद रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे थे। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध था। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास व साझे हितों का इतिहास था। भारत रूस के आपसी संबंध इन बातों से जनता की अपेक्षा से मेल खाते थे। भारतीय हिंदी फिल्मों के नाटकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस में सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने लगे थे। इस प्रकार से जो भारत की जो छवि थी, फिल्मों की जो छवि थी, वो रूस के अंदर काफ़ी मतलब कि अपनी छाप छोड़ रही थी। रूस और भारत दोनों ही अपना बहुध्रुवीय विश्व का एक अपने आप को मानते थे। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह था कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी कि क्षेत्रीय अखंडता की जगह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समाधान बातचीत से ही हो। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संसाधनों के फैसले के ऊपर वो मौजूदा अधिकार संपन्न शक्ति का ही होना चाहिए, इनकी किसका? रशिया का। सीधी सी बात है। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर जो समस्या थी उसके बारे में, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित या विभिन्न जो सूचनाओं से संबंधित जो आदान प्रदान था, वो पश्चिमी एशिया के अंदर पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण जोर थी। इसके साथ साथ चीन ने भी इन चीज़ों को इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और पश्चिमी एशिया के बनने के बाद चीन के साथ साथ संबंधों को संतुलन लाने के लिए भी
मतलब कि एक कंट्रोवर्सी के रूप में काम किया। रूस का इस संबंध से बड़ा फायदा हुआ और उसने भारत रूस के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा भारत को दे दिया। इनकी जो रूस का भारत के साथ रिलेशन था उसमें भारत का ही फायदा हुआ, क्योंकि रूस ने जो नए नए अपने आधुनिक हथियार थे वो भारत को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार भारत के जो तेल के आयात के भंडार थे उसके अंदर भी रूस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने तेल के संकट को खत्म करने के लिए भारत की मदद की और भारत ने को ऊर्जा के संसाधनों को की आपूर्ति करने के लिए, ऊर्जा के संसाधनों को दिलाने के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्किस्तान के साथ साथ चल रही हुई थी और इन गणराज्यों के साथ सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय तेल के इलाकों में साझेदारी के कारण ही निवेश किया गया। रूस भारत की पारस्परिक जो पौराणिक जो परंपरा थी उसकी योजनाबद्ध तरीके से रूस ने अंतरिक्ष जैसी ज़रूरतों को भी हमारे पूरा करने की कोशिश की। अंतरिक्ष के अंदर जो हमारी जो सेवाएं थी उन सेवाओं को भी प्रचंड करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि ये सारी चीज़ें रशिया ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो बच्चों आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। रिलेशन मैंने ये 2 टॉपिक इसके बच रहे थे, मैंने दोनों टॉपिक आपके कवर करवा दिए हैं। अब बच्चों चीज़ रहती है आपकी इसके क्वेश्चन आंसर कल यानी कि शनिवार को और परसों यानी कि मंडे को 2 दिन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे। आपको राइट करने हैं सभी की। सोमवार को मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूंगा। ये बी अटेंटिव ऑल ऑफ द स्टूडेंट, ध्यान रखें इन चीज़ को। सोमवार को आपकी नोटबुक भी चेक होगी और इसको अच्छी तरह से रीड करें। कोई डाउट हो तो पूछ लें और इस चैप्टर को आप कंप्लीट यानी कि कर ले। साथ साथ कल आपका राइटिंग का वर्क आएगा और परसों आपका राइटिंग का वर्क आएगा, यानी कि 2 दिन आपका राइटिंग का, यानी कि कल शनिवार को और सोमवार को 2 दिन आपका राइटिंग वर्क आएगा। साथ साथ जब इसको आप काम कर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जैसे इस आप चैप्टर नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत के अंदर आप जैसे खोलेंगे तो इसके कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हैं, वो मैं एक नंबर के हैं वो साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। शायद आपने सभी ने किताब खोल रखी होगी। जैसे पहला है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा था जनता को आर्थिक आज़ादी थी। चौथा है, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का योजना तथा नियंत्रण राज्य करना चाहता था। तो इसके अंदर आएगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार सजाई, उसको प्रॉपर तरीके से। अफगानिस्तान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन या रूसी क्रांति। तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद अफगानिस्तान संकट, फिर बर्लिन की दीवार का गिराना, फिर सोवियत संघ का विघटन 1991 सबसे लास्ट में ये हुआ था। इस प्रकार ये सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है। और ये इसके कुछ ऑप्शन के क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग है, मिखाइल गोर्बाचोव की नीति के बारे में बताया। मिखाइल उसको मैच द फॉलोइंग में ये इसकी आपको ना कल आपको इसके जो वीडियो है, वीडियो नहीं सॉरी, मैं कल आपको ये अभ्यास के क्वेश्चन ही कल आपको सेंड कर दूंगा। ये जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं ये सारे अभ्यास के क्वेश्चन, जैसे ये निम्नलिखित को मैच कीजिए। मिखाइल गोर्बाचोव की नीति, इसके अंदर आपको दूसरा शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्त्सिन और वर्सा पैक्ट। तो ये कौन? मिखाइल गोर्बाचोव की नीति। इसका ऑप्शन आएगा आपका आर्थिक मॉडल सुधारों की शुरुआत। शॉक थेरेपी का आएगा आपको आर्थिक मॉडल। रूस अभ्यास का है। चौथा क्वेश्चन है रूस का आएगा इसके अंदर आपका सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में। बोरिस येल्त्सिन के बारे में पूछा गया है, तो इसके अंदर आएगा आपका रूस के राष्ट्रपति। और वर्सा पैक्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आएगा सैन्य समझौता। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास के कुछ क्वेश्चन, कुछ रिक्त स्थान भी हैं, कुछ मैंने करवा दिए हैं, कुछ रिक्त स्थान है वो भी आप साथ साथ करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल सेंड कर दूंगा।